नमस्कार। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, पंजाब को छोड़ करके इसलिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद में सरकार उनकी बनी गई और काम भी कर रही है पिछले एक हफ्ते से लगभग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिन 4 राज्यों में सरकारें बनी हैं, वहां पर अब अंतिम जो सरकार जिसका गठन किया जाना है वो उत्तर प्रदेश है और 15 दिन बाद लगभग कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 39 साल बाद ऐसा होगा जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेगा और ये अपने आप में कोई जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी गणित से इसको हल नहीं किया जा सकता है और इस जीत के अपने अलग मायने रहे हैं जिसपे हम लोग यदाकदा चर्चा भी करते रहे हैं कि इस जीत के मायने क्या देखे जाएंगे। लेकिन 15 दिन बाद जब अब होली खेलने के बाद योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक गोरखपुर में उन्होंने होली खेली और उसके बाद जब अब शपथ ली है तो इस 15 दिन के बाद क्या चुनौतियां हैं योगी आदित्यनाथ के सामने और वो उन चुनौतियों को केंद्र और भाजपा, राज्य भाजपा और खुद योगी आदित्यनाथ किस तरीके से ले रहे हैं, ये अपने आप में देखना बहुत रोचक होगा। हमारे साथ इस समय 2 ऐसे पत्रकार हैं जो एक-एक पल उत्तर प्रदेश की राजनीति को जीते रहे हैं, खाते रहे हैं और पीते रहे हैं। रतन मणि लाल साहब हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला हैं। ब्रजेश जी तो सुबह से लेकर रात तक घूमते ही रहते हैं और इनकी कुछ शब्द जो हैं इन्होंने जो गढ़े उसकी वजह से एक लाभार्थी शब्द का अर्थ आगे गया और लाभार्थी एक नया वोट बैंक भी बना। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद ब्रजेश शुक्ला पहले ऐसे व्यक्ति रहे होंगे कुछ राजनीतिक विश्लेषकों में जिन्होंने लाभार्थी नाम का शब्द दिया था और वो अपने आप में शुरू से ही मेरे ख्याल से 7-8 महीने से ये कहते रहे। रतन मणि लाल साहब का अपना एक अलग अनुभव रहा है और अलग तरीके से विश्लेषण करते रहे। खासतौर से इनका विश्लेषण जो विकास को लेकर के हुआ है, विकास और सामाजिक समीकरण को लेकर के, वो एक अपने आप में अद्भुत रहा है। दोनों सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। रतन भाई, सबसे पहले आपसे, आपने भी शायद काफी महीने पहले ये कहा था कि क्या विकास का मुद्दा होगा, विकास रहेगा तो उस पे सामाजिक समीकरण कितने भारी होंगे। तो आपने, मुझे याद है, ये बात कही थी कि विकास अगर नहीं होगा तो नुकसान करेगा और होगा और फिर सामाजिक समीकरण होंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तो यही एक वजह रही है जीत की योगी आदित्यनाथ की, कुछ और आप क्या समझते हैं इसको? उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ के लोगों में पिछले कई दशकों से जो सरकारों को बदलने का प्रयोग करने की आदत पड़ गई थी, वो आदत बिना वजह नहीं थी। अगर आप पीछे मुड़ के 5-6 इलेक्शंस देखें तो यहाँ पर कई वर्षों तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बारी बारी से बनती रहीं। बीच में कुछ छोटे छोटे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन ये सभी सरकारें गठबंधन की सरकारें थी और 2007 में पहली बार गठबंधन की सरकारों से ऐसा लगता था उकता कर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को एक भारी बहुमत से जीत दिलाई, जो कि पिछले कई दशकों में पहली बार एक पार्टी की जीत थी और वही चीज 2012 में भी हुई और 2017 में भी हुई। अगर हम इन 3 चुनाव को देखें तो इन 3 चुनावों से ये स्पष्ट होता है कि गठबंधन की सरकारों के प्रयोग से अपना असंतोष जाहिर करते हुए पहले एक पार्टी को चांस दिया जो थी बहुजन समाज पार्टी। उसको 5 साल देखने के बाद दूसरी पार्टी को मौका दिया, वो थी समाजवादी पार्टी 2012 में। उससे भी असंतुष्ट रहने के बाद 2017 में तीसरी पार्टी को मौका दिया जो थी भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा अपना मानना है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि 2022 में वोट देते समय यहाँ के अधिकतर लोगों को 2012, 17 और 2007, 12 और 17 की सरकारों के 5-5 साल के कार्यकाल की जो यादें थी उनके आधार पे वोट दिया गया कि हमने बसपा की सरकार 5 साल देख ली, सपा की सरकार 5 साल देख ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल देख ली।
और इस बार तीनों ही पार्टियां, अकू जी याद कीजिएगा, इस बार तीनों ही पार्टियां बड़ी मजबूती से दावेदारी कर रही थी कि इस बार उनके लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा मौका है। समाजवादी पार्टी ने भी ये बात कही, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने भी ये बात कही, और भारतीय जनता पार्टी तो ये कह ही रही थी। इसके बावजूद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो इसके पीछे कोई बहुत ही स्पष्ट और ठोस कारण रहे होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बिना कारण किसी पार्टी को रिपीट नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इस पार्टी को दोबारा मौका देने के पीछे लोगों की ये सोच थी कि इनके पिछले 5 साल का जो काम था उस पे विश्वास करके इन्हें एक मौका और दिया जा सकता है। और अकू जी आप भी मानेंगे, और मुझे लगता है ब्रजेश भाई भी मानेंगे, कि ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लोगों का एक बहुत बड़ा संदेश था कि पहली बार कई दशकों में हम एक पार्टी को दूसरा मौका दे रहे हैं। और इसमें फिर आपकी बात में जोड़ूं कि इसमें उनके द्वारा किए गए विकास के काम, उनके द्वारा किए गए सामाजिक काम, उनके द्वारा ये विश्वास दिलाना कि हमने अपराधियों पे और अंकुश लगाया, हमने कोई किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया, और हमने योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाने में सफल नहीं कि लोगों ने एक पार्टी को दोबारा मौका दिया। और मैं फिर कहूंगा अंत में कि ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि उनका इतिहास ये है कि वो दोबारा किसी को मौका नहीं देते। ब्रजेश, पहले तो सबसे पहले आपको बधाई कि जिस शब्द को आपने गढ़ा, रचा, बसा, वो उसके आधार पे फिर बाद में एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स हुए और एक उससे बहुत आगे बात गई। आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत कायदे से जानते हैं, समझते हैं, उनकी एक गतिविधि को देखते रहे हैं। अब आप बताओ कि ये सिर्फ क्या लाभार्थी की जीत थी, या ये लाभार्थी प्लस लॉ एंड ऑर्डर की जीत थी? आपको जी, हाँ आपको जी, यदि आप देखें तो भाजपा के लिए इस बार की स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। यदि आप सारे घटनाओं को देखें, एक महामारी से उत्तर प्रदेश गुजरा, सारा काम ठप था, सब कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी, लॉकडाउन था, और उस समय ऐसा लग रहा था, और गंगा में लाशें तैर रही है, बिल्कुल एक सारी स्थितियां, और इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों को लौट रहे थे कि साहब वो पैदल आ रहे थे, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे। मैंने वो दौर देखा है जब मैं दिल्ली के लिए निकलता था, और दिल्ली के रास्ते में मैं लोगों को देखने जाता था कि साहब ये कैसे जा रहे हैं लोग। तो इससे कठिन स्थितियां कुछ नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव आया। मैंने अध्ययन शुरू किया जब, तो मुझे लगा कि लोगों को लगा कि साहब सरकार मदद कर रही है, नंबर एक बात। लेकिन केवल मदद से ये सरकार नहीं बनी है। मैं जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा था तो लोग 25 कमियां गिनाते थे। ये बाकायदे कोरोना से जो की त्रासदी थी उसकी चर्चा करते थे, महंगाई की चर्चा करते थे, लोग आवारा पशुओं की चर्चा करते थे। लेकिन उसके बाद एक बात कहते थे कि चलो सारा कुछ ठीक है, बहुत कष्ट हुआ लेकिन बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, गुंडन को डंडन से ठीक कर दो मोदी ने, योगी ने। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसको लोग देख नहीं रहे थे, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो मैंने तो तमाम टीवी चैनल में मेरी चर्चा हुई तो कहते थे ये गढ़ा हुआ था। अब जनता ने गढ़ लिया तो वोट तो जनता को देना है। हम लाख कहे कि गढ़ा हुआ शब्द है, ये गलत है, और हाथरस है, उन्नाव है, और तमाम इस तरह घटनाएं गिनाते थे। हम वास्तव में इस चीज को समझ नहीं रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और उस पर भी एक गलती कर दी विपक्ष ने। उन्होंने उनको बुलडोजर बाबा कह दिया, जिसके लिए जनता कह रही थी कि बहुत अच्छा काम किया, उसको और प्रचारित कर दिया। हाँ, बुलडोजर बाबा। अब वो दो गलतियां मैं आपको बता, 2019 में
जब मैं अच्छा, गया था। ये एक ब्रजेश ब्रजेश जी, एक चीज और शब्द बताइए, ये बुलडोजर बाबा शब्द इजाद पहले किसने और कहाँ से हुआ था, कहाँ से आया था ये जरा, ये ये मतलब अखिलेश भारतीय यादव जनता का, पार्टी की तरफ से आया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था? नहीं नहीं, अखिलेश यादव ने ये शब्द इजाद किया। अच्छा। अखिलेश यादव ने उनको नाम दिया बुलडोजर बाबा। और आवारा पशुओं में जो इधर उधर छुट्टा जानवर, तो उनको सब कहते थे बाबा आ रहा हो, बाबा आ रहा, बाबा आ रहा। तो ये सब समाजवादी पार्टी के शब्द थे। और बुलडोजर बाबा को उसी तरह बीजेपी ने पकड़ लिया जैसे चौकीदार चोर को पकड़ा था मोदी ने। चौकीदार चोर है, अब मोदी ने उसको पकड़ लिया। नीच, चौकीदार, चोर, ये सब शब्द इस्तेमाल हुए हाँ, थे तो 2014-19 मैं मुरादाबाद गया था, तो हमने पूछा एक सज्जन से, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। उन्होंने कहा क्या सीतापुर की? हमने कहा, वो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर बड़ा चोरी किया। तो उन्होंने कहा भैया राहुल ने चोरी किया होगा, हमारे दोनों चोरी नहीं किया, तो हम कहे चोर कहें किसी को। तो ये एक भावना होती है। और बीजेपी ने उसी हथियार से, उन्हीं के हथियार से इन पर पलट के वार कर दिया। हालत ये हो गई कि जो बुलडोजर थे उनकी किराया बड़ा तगड़ा हो गया। बुलडोजर मिलने नहीं लगे मार्केट में। जो प्रत्याशी कहता था बुलडोजर ले, तो उसी में चढ़ करके हाथ जोड़ के बड़ा प्रचार करने लगा बुलडोजर। ऐसा बुलडोजर चला कि चुनाव के बाद भी बुलडोजर की बड़ी धूम रही कि बुलडोजर किराया दूना बुलडोजर का। तो बीजेपी ने उन्हीं हथियार से उसको मुद्दा बना दिया। वास्तव तो बुलडोजर क्यों, आप उस समय लखनऊ पत्रकारिता में थे, उसकी बात की मैं बता रहा हूँ। लोग मेरे पास आते थे, कहते थे उनके प्लाटों में कब्जा हो गया है, उनके आदमी ने, फलाने आदमी है जिन्होंने कब्जा किया है। और लोगों के प्लाट छीन दिए गए, चले गए। पहली बार लोगों ने देखा कि इन दबंगों पर भी कोई बुलडोजर चल सकता है। इसका बहुत गहरा असर हुआ समाज में, क्योंकि लोग बता नहीं सकते। वो पीड़ा जो दबी हुई थी, वो पीड़ा थी ये कि ये किसी के प्लाट में घुस सकते थे। तो लगा कि कोई एक आदमी तो इनके सीने में चल रहा है। इसका बहुत गहरा असर हुआ, और यही कारण था कि लोगों ने सब कुछ कष्ट भूल करके योगी मोदी के नाम पर वोट दे दिया। रतन भाई, एक चीज समझनी होगी, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, और जब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक बन करके अमित शाह जाएंगे, जो 7-8 दिन पहले की बात है, और जगह के पर्यवेक्षक की घोषणा हुई, उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नो नॉनसेंस प्लीज वाली मुद्रा आ गई है। अमित शाह का जाना, अमित शाह का लोगों से बात करना, और फिर ये नहीं होगा कि कोई बार्गेनिंग की स्थिति हो, किसी तरीके से और हो। हम तो ये देख रहे थे कि 2017 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की इससे ज्यादा सरकार सीटें आई थी, तब भी जो सुहेल देव और बाकी लोग बार्गेनिंग करने के लिए अपनी लार लटका रहे थे, इस बार कोई भी दल ने कोई बार्गेनिंग की स्थिति नहीं रखी। और इसके पीछे कारण क्या है? बहुत साफ कारण है क्या कि 2024 की तैयारी के सिलसिले में पूरा काम हो रहा है, या ये इन 5 सालों में जो नहीं हो पाया या जो करने से कम हुआ, जो चूक हो गई, जो साथियों ने, मंत्रिपरिषद के अन्य साथियों ने जो चूक की, या वो उन्होंने अपना एजेंडा अलग चलाया, उनको बहुत साफ निर्देश देना था कि भाई अब ये सब खत्म, चुपचाप सीधे काम पे लगो। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात जी, मैं फिर से पिछली सरकारों का उदाहरण ही दूंगा, क्योंकि मेरा ये बहुत मजबूती से मानना है कि इस तरह की सारी जो परिस्थितियां आज आ रही हैं सामने, वो सब किसी न किसी प्रकार से पहले भी यहाँ के लोग देख चुके हैं। इसके पहले की सरकारों में भी जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता था, जो शासन करने की व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें तमाम सारे पावर सेंटर्स होते थे। आप याद कीजिए कि अगर गठबंधन की सरकार है तो उसमें 2 दलों या 3 दलों के बीच में खींचतान मची रहती थी। जब भारतीय जनता पार्टी और बसपा की मिलीजुली सरकार थी, तब भी पावर स्ट्रगल होता रहता था। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उसमें कहा जाता था कि 4 और 4.5 पावर सेंटर्स हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और
पिछले चुनाव के कुछ दिनों के बाद जब अचानक से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये एक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का स्पष्ट संदेश था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा नेता चुना है जिस पर शीर्ष नेतृत्व को तो भरोसा है ही, और इस बात का भरोसा है कि वो बिना किसी पावर सेंटर के बनाए और बिना किसी के दबाव में आए 5 साल काम करेंगे। और कुछ भी कहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में बिना किसी के दबाव में आए अपना काम किया है, चाहे वो अपराधियों पे नकेल कसने की बात हो, चाहे शासन की बात हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो। यहाँ तक कहा जाता था कि उनके यहाँ मंत्री लोग के पास ज्यादा काम नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ही खुद बहुत ज्यादा काम करते हैं। कहने का अर्थ ये कि योगी आदित्यनाथ ने काम करके और अपने 5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि वो नो नॉनसेंस राजनीति का और नो नॉनसेंस गवर्नेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था अकू। और उसकी वजह से इस बार भले ही 10 तारीख को नतीजे आए और 25 तारीख को सरकार बन रही है, 15 दिन का समय इस बार भी लगा, लेकिन ये मुझे लगता है ये केवल इसी बात का संकेत है कि इस बार भी यहाँ का जो मंत्रिमंडल बनेगा, यहाँ का जो काम करने का तरीका होगा, वो बहुत ही स्पष्ट और नो नॉनसेंस वाला होगा। और जैसे कि अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में आए और आज सुना है कि आज ही रात को वो वापस भी जा रहे हैं दिल्ली, ऐसी खबर आई है कुछ, और कल शपथ ग्रहण के लिए हो सकता है दोबारा आए। लेकिन ये सब चीजें जिस तरह से हुई हैं, तो मुझे लगता है इसमें योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से एक फ्री हैंड दिया गया है कि वे जिसको चाहें जैसा चाहे वो अपनी सरकार कॉन्स्टिट्यूट करें। और जो कि पिछले 5 साल के कार्यकाल पर ही लोगों ने भरोसा जताया है, इसीलिए उनके काम करने के तरीके में मुझे ऐसा लगता है किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और वो अपनी तरह से काम करेंगे, क्योंकि उनकी जीत का ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो अपने हिसाब से शासन करते हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोगों तक ये संदेश जाए कि यहाँ का मुख्यमंत्री अपने दम पे काम करता है, और योगी ने ये करके दिखा दिया। ब्रजेश, आप एक बात बताओ, ये 15 दिन का जो गैप था, इसको आप किस तरीके से देखते हो? मतलब इसको, क्योंकि सब चीजें स्पष्ट थी, मुख्यमंत्री बनना जिसका था वो नाम स्पष्ट था, तो उसमें 5 दिन का गैप हो या 15 दिन का गैप हो, कुछ नहीं है। मुझे तो ये भी देख के बड़ी हंसी भी आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने शपथ नहीं ली दोबारा, और बीच में 15-16 गुंडों की तस्वीरें आ गई, उसमें कहा मैं हथियार डालना चाहता हूं, मैं चोरी डकैती अब नहीं करूंगा, मैं मारकाट नहीं करूंगा, और बुलडोजर भी कई जगह चलने लगे थे। तो ये एक उनके नाम का असर था, बाबा आ ही गए, आज शपथ लें कल लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या क्या वजह थी कि 15 दिन लगा? आप क्योंकि भाजपा की अंदरूनी बातें बहुत सारी जानते हो, तो जो बताना चाहिए वो बताइए, क्या है इसमें मामला? देखिए, पहली बात तो उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, कोई सरकार सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा था। नंबर दूसरी बात, कल शपथ ग्रहण के बाद 2024 की शुरुआत हो जाएगी। ये चुनावी महायुद्ध 2023 से नहीं लड़ा जाएगा, कल के बाद से शुरू हो जाएगा। फिर सामाजिक समीकरण की गोटे फिट करनी थी। बीजेपी ने तमाम गड्ढे तलाशे, जिसके कारण उसे नुकसान भी हुआ है। मैं बताऊं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में 23 सीटों को नुकसान हुआ है। कौशाम्बी, आजमगढ़, गाजियाबाद में गाजीपुर में उसका खाता नहीं खुला। कुछ ये समीकरण कैसे फिट किए जाए, क्योंकि ये लड़ाई इसी जगह से, शपथ ग्रहण से ही अगली लड़ाई शुरू हो जाएगी 2024। बीजेपी बहुत जल्दबाजी में नहीं थी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार या परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है 2024 तक। वो इसी सेना के बल पर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये 270 विधायक और जो मंत्री, इसी व्यूहरचना पर अगली लड़ाई लड़ी जाने वाली है। अब इसमें कुछ गलतियां हो जाए, जल्दबाजी उनके लिए जल्दबाजी की कोई जरूरत भी नहीं थी। वो चाहते थे कि साहब पूरा एक हो, तो एक सीट पर विचार हुआ, किसको क्या किया जाए, क्या लाया जाए। इसके बाद सारा
सारे जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सारे बनाए गए। और ये सोच करके कि एक तरफ ये सेना होगी, एक योगी होंगे और दूसरी तरफ मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, सारे लोग होंगे। इस युद्ध, ये जो लड़ाई है 2024 की जो लड़ाई है, इसके बल पर शुरू करनी थी। इसलिए बहुत जल्दबाजी में बीजेपी नहीं थी, सरकार उनकी यहाँ थी, बाबा मुख्यमंत्री थे ही, और सिर्फ ये था कि बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया जाए। और दूसरी चीज, कुछ अपने यहाँ मुहूर्त भी होते हैं, होलाष्टक जब लग जाता है तमाम काम नहीं होते हैं। अष्टमी कल है, इससे पवित्र दिन नहीं होता है अष्टमी। कल देवी की पूजा है, कल अष्टमी, शीतला अष्टमी का दिन है। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जो याद रखी गई। और जल्दबाजी का कोई। ब्रिजेश जी, आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की हैं। एक बात तो ये थी कि सामाजिक समीकरण को ठीक किया जाएगा, खास तौर से कौशाम्बी, आजमगढ़, गाजीपुर, इन जगहों पर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। मैं उसमें थोड़ा और आगे कर देता हूं कि पश्चिम में अपेक्षाकृत, जैसा कि माना जा रहा था कि बहुत बुरा हाल होगा, उतना बुरा हाल नहीं हुआ, मतलब ये है। तो क्या इस बार के मंत्रिपरिषद में, क्योंकि आप इसको एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप ही उसे देख समझ रहे हैं, तो आप बताइए, क्या जो दल या जो लोग पीछे रह गए थे उनको आगे लाने की बात होगी सामाजिक समीकरण के तहत? क्या आपको लग रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की चिंताएं हैं। चिंताएं ये हैं, वैसे तो ये अपने में एक चरम था बीजेपी के लिए, ऐसा मानते हैं। यदि आप उनके पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के आप बूथवार उसकी गणना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम मतदाता जो सर्वाधिक है, आप सहारनपुर जाइए, आप मुजफ्फरनगर जाइए, मेरठ के तमाम हो जाइए, तो वहां पर पोलिंग एक तरफा हुई है। एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा हुई है। और एक तरफा ही नहीं हुई, वो पोलिंग का रेशियो रहा है 80%, 90% बूथों पे। बीजेपी ये मानती है कि इससे ज्यादा पोलिंग नहीं हो सकती है। यदि ये पोलिंग आगे बढ़ा ले जाते हैं, इनके भी वहां पर ज्यादा अच्छी मतदान करा लेते तो कुछ चीजें और जीत सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो अपने में एक ये रहा है कि साहब उनके बूथों को जब उठा के देखा गया है, जब तो पता चला है कि ये अपने में चरम मजबूती थी। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। लखनऊ के एक ग्रामीण क्षेत्र के एक बसपा प्रत्याशी मुस्लिम खड़े थे, उनके गांव पूरा मुसलमान, और उनको अपने गांव में 8 वोट मिला है बसपा को, और सारा वोट साइकिल को चला गया है। तो ये इससे ज्यादा मजबूती तो नहीं हो सकती है। अब बीजेपी चाहती है कि और जो वर्ग उसके साथ है, अति पिछड़ा, अति दलित, उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाए और मजबूती दी जाए, ऐसे चेहरों लाया जाए जो उसको लगातार जोड़े रहे, और 2024 में इसी उसमें ज्यादा मतदान करके लड़ाई लड़ी जाए। रतन भाई, सामाजिक समीकरणों का उल्लेख आप भी करते रहे हैं। क्या आपको लगता है इस बार जो मंत्री हार गए हैं, उसमें बड़े बड़े मंत्री भी हैं, तो क्या उनको फिर से लिया जाएगा सामाजिक समीकरणों के कारण, या ये है कि उसमें कुछ बदलाव की संभावना है, या पूरे मंत्रिपरिषद में भी कितना बदलाव संभव है, कितने लोग हटाए बैठाए जा सकते हैं? जैसा कि कहा जा रहा है 2 मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों नए आएंगे, कैसे आएंगे, पुराने आएंगे, क्या होगा, या और नए युवा लोगों को और ताकत दी जाएगी? आपको रतन भाई क्या लगता है? मैं ब्रिजेश की इस बात से सहमत हूं कि जो पुरानी टीम थी और जो पुराना काम करने का तरीका था, इस बार भी उस पर ही भरोसा जताया जाएगा, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया था जिसने रिजल्ट दिया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया था जिसने लोगों का विश्वास जीता। कुछ मंत्री चुनाव हारे हैं, ये उनके अपने स्थानीय कारण हो सकते हैं, लेकिन योगी की लीडरशिप पे
और अपने मंत्रियों को काम देने और उनसे काम लेने के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है, क्योंकि जितने भी विभाग मंत्री अलग अलग स्वतंत्र तौर पे देख रहे थे, अंततः उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री को ही उठानी पड़ती है। फायदा नुकसान तो उनको ही होता है, चुनाव जीतना और हारना उसी की वजह से होता है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे मंत्रियों को छोड़कर जो चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और हो सकता है स्थानीय स्तर पर भी लोगों में उनके प्रति असंतोष हो, ऐसे कुछ मंत्री हो सकते हैं। नाम लेना तो अभी बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं होता। कल के दिन किसी और वजह से किसी और को मौका मिल सकता है, ये बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को दोबारा मौका मिल सकता है। हाँ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जो कुछ अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उससे जुड़े हुए जो चेहरे हैं, चाहे वो दलित चेहरे हों, ओबीसी चेहरे हों, सवर्ण जातियों के चेहरे हों, उनमें से कुछ नए लोगों को नई जिम्मेदारी या उनका प्रमोशन या कुछ और उनके डिपार्टमेंट्स में फेरबदल, इस तरह की चीज संभव है कि पिछली बार के कुछ मंत्रियों को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, कुछ का विभाग बदला जाए और कुछ ऐसे नए चेहरे आए जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के प्रचार के लिए काम किया और जिन्होंने इस पूरी जीत में एक बड़ा योगदान दिया है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि योगी की टीम और योगी के काम करने और काम लेने के तरीकों पर फिर से भरोसा चूंकि जताया गया है, इसीलिए ये निर्णय अगर योगी का ही होता है तो उनकी पुरानी टीम में बहुत ज्यादा फेरबदल होने की मुझे संभावना नहीं लगती। ब्रिजेश जी, आप ये बताइए कि साहब, ठीक है, सरकार में आपका भी मानना है कि बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है, लेकिन क्या फेरबदल करके या संगठन को मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है? अभी भी ये हालत है, खास तौर से जमीनी स्तर पर जो दफ्तर हैं या बाकी जगह चीजें हैं, लोगों में निराशा तो कई स्तर पर है। ठीक है, इस बार वोट दिया है उन्होंने, कुछ और बड़े कारणों की वजह से वोट दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार का स्तर चाहे नगर निगम हो या बाकी जगह उसी तरीके से है, और जगह पर भी क्या इस पर भी रोक लगाने की कोशिश ये सरकार करने की कोशिश करेगी या चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी? और दूसरा सवाल ये कि संगठन में कितना हेरफेर संभव है, कितनी मजबूती की जाने के जो अमित शाह फैक्टर है संगठन का, वो कितना काम आने वाला है? देखिए अबू जी, कुल मिलाकर के ऐसी ऐसी कमियां थी जिसके कारण इनको नुकसान हुआ है। पहली बात तो जो आवारा पशु थे उसको लेकर काफी नुकसान हुआ इनको, और ये जब तक समझते समझते तब तक काफी नुकसान हो चुका था और पूरे उत्तर प्रदेश में इसका काफी असर पड़ा है। महंगाई का असर पड़ा है और जो भर्तियां नहीं निकली उसका भी बहुत असर पड़ा है। युवा नाराज था, लेकिन उसके बावजूद इनको वोट दिया। वोट इसलिए दिया क्योंकि उसे लगता था कि चूंकि कोरोना रहा है, तमाम समस्याएं रही हैं, इसलिए सरकार को मौका देना चाहिए। अब इनको जूझना होगा इन चीजों से, और तो 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना होगा। नंबर 1 बात तो आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री यहाँ कह के गए हैं कि 10 तारीख के बाद इस समस्या का हल करूंगा, और मेरी पक्की जानकारी है कि एक योजना तैयार की गई है, एक बोर्ड, उसको अर्थ से जोड़ा गया है जो आवारा पशुओं को किसानों के, और उस योजना पर काम होने जा रहा है। थोड़ा और भर्तियों का भी काम होने जा रहा है, बेरोजगारी मुद्दे पर, तो ये इनको करना होगा जी। ये भरोसा। रतन भाई, अब अंतिम एक सवाल आपसे ये है कि अब जब योगी विधायक दल के नेता अभी अभी चुन लिए जा चुके हैं और एक औपचारिकता भी पूरी हो गई है, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं योगी के सामने? या योगी जिस फॉर्मेट में चल रहे हैं उसी में उनको सिर्फ अपने आप को लगा देना है, सुई ऑन कर देनी, योगी तो चल ही रहे हैं? देखिए, 2-3 चुनौतियां तो बिल्कुल स्पष्ट हैं जो कि एकदम सामने हैं। पहली तो ये कि अपने पिछले 5 साल के सफल कार्यकाल को और बेहतर करने की चुनौती, जिसमें कि उनका स्वयं का तो काम करने का योगदान है ही, अपनी पूरी टीम से काम करवाने का,
अपनी ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने का, अपने सरकारी तंत्र के सोच को बदलने का, ये बड़ी चुनौतियां उनके सामने है। दूसरी चुनौती है कि जिस तरह की जीत 2017 में और 2019 में भाजपा को मिली है, वही जीत 2024 में भी मिले, यानी कि 80 में से फिर 75 या 73 सीटें पार्टी जीते, इसका जिम्मा भी योगी के ऊपर ही है। और तीसरी एक बड़ी अजीब सी चीज जो हुई है वो ये कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही लोगों ने अपनी लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया है और वो दोनों लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, यानी कि वे विधानसभा में रहेंगे और हंगामा विपक्षी दल के नेता के रूप में वो पूरा का पूरा हंगामा भी करेंगे और आए दिन वो एक रुकावट या जो भी कह सके, टकराव है, रुकावट है, या सवाल पूछना या हंगामा करना, ये सब चीजें ज्यादा होंगी और वो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये ऐसा काफी सालों के बाद हुआ है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद सदन में रहे। सब दिल्ली चले जाते थे, राज्यसभा और दिल्ली की राजनीति करते थे। मायावती तो कभी भी यही करती थी कि जो कभी वो कहीं पे भी जीतती थी तो हमेशा वो चली जाती थी, हारने पे हमेशा वो सदन में रहती नहीं थी। हाँ, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने ये जो निर्णय लिया है, ये योगी के लिए एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी कठिन चुनौती है, लेकिन हाँ, इसके लिए भी उनको मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई, सदन में जो हो रहा है उसको कोई और मैनेज करे, कोई देखे। तो ये भी अब ये उनका जिम्मा होगा कि सदन में जो हो रहा है वो एक लिमिट ना क्रॉस हो, कोई अशोभनीय बात ना हो, कानून पास होते रहे, हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए पूरी कार्रवाई। तो ये एक जो चीज अभी तक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती थी और अब समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या भी बढ़ गई है, तो मुझे लगता है एक कुछ चुनौती का कुछ अंश एक विधानसभा के अंदर भी उनके सामने उभर के आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप चुनौती का अंश जो है विधानसभा के सामने भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सज्जनों का जिन्होंने बहुत इस समय गहमा गहमी के बीच में समय निकाला, और आप तो खासतौर से 800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अभी चंडीगढ़ में, लेकिन तभी बात कर रहे हैं। और ब्रजेश जी की व्यस्तता मैं समझ सकता हूँ इस समय कितनी ज्यादा है। ब्रजेश जी की कुछ भविष्यवाणियां बहुत सही रही हैं, आगे भी और हो, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए आप लोगों ने समय निकाला। थैंक यू। नमस्ते।